हेलो बच्चों, हम फिर से आ गए आपके पास नेशनल इनकम के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका नेशनल इनकम का इनकम मेथड है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको हम पिछले मेथड में बताए थे आउटपुट मेथड, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। और आज हम आपको बताएंगे कि इनकम मेथड से हम लोग इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इनकम मेथड से इनकम कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जो उसका वे है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस प्रकार से। इनकम कैलकुलेट करने का तरीका है कि किस प्रकार से हमारे देश में लोगों ने इनकम को अर्न किया, किस प्रकार से लोगों ने हमारे देश में इनकम को कमाया। तो उसी को जो लोग कमा रहे हैं जिस प्रकार से, उसी के सारे कमाए हुए इनकम को ऐड कर देंगे तो हम लोग को नेशनल इनकम जो है इनकम मेथड से हम लोग का कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारे देश में लोग किस किस प्रकार से कमाते हैं। सबसे पहला, या तो आप कहीं काम कर रहे होंगे किसी के अंडर में, तो वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। तो जो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को पेमेंट करता है, या तो वो कैश में करेगा, हो सकता है कि वो कैश में भी करे, हो सकता है किसी और फॉर्म में कुछ उसको दे दे कैश के अलावा, तो वो भी हम कह सकते हैं कि वो कमाया वहां से। कैश के अलावा कोई सामान दे दिया तो वो भी वहां से अर्न किया। उसके अलावा आप एक एम्प्लॉयर हैं, तो आप जो है अपना बिल्डिंग आप रेंट पे देते हैं। आप बिल्डिंग अगर रेंट पे देते हैं तो बिल्डिंग रेंट पे देने के एवज में आपको जो इनकम, जो कि हम लोग फैक्टर इनकम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फैक्टर इनकम जो है 4 प्रकार से कमाया जाता है, दैट इज वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। ये उसी का अलग फॉर्मेशन है, उसी को जो है रूपांतरित कर दिया गया है, उसी को एक ढांचा का रूप दे दिया गया है, और उसी को वेजेज एंड इंटरेस्ट प्रॉफिट को है अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। इसमें देखिए आपके सामने जो ये लिखा हुआ है, अगर आप कहीं काम करते हैं तो काम करने के एवज में आपको जो है वहां से सैलरी मिलता है, वेजेज मिलता है। उसी को हम लोग कहते हैं कि आप एक प्रकार से आपको कंपनसेशन मिल रहा है। जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले आपको वहां से मॉनेटरी टर्म में कुछ ना कुछ उसके बदले आपको कंसिडरेशन मिल रहा है। उसी को हम लोग कहते हैं कि हम जो काम किए उसके बदले हमको मेहनताना मिला, हमको वहां से कोई ना कोई अमाउंट मिला। तो देखिए कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी के यहां, तो वो काम जब कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी का नाम दिया गया है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कि एम्प्लॉय जो किसी के अंडर काम किया है उसको पैसा तो मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कंपेंसेशन, उसके मेहनताना को। तो मेहनताना या तो देखिए इसका सब कंपोनेंट है 4, या तो उसको जो पैसा मिल रहा होगा, या तो उसको पहला वेजेज एंड सैलरी इन कैश, या तो उसको वेजेज काम कर रहा होगा। तो अगर हम लोग वेजेज फॉर्म करते हैं कि जो लोग लेबर के रूप में काम करते हैं तो उसको वेजेज मिलता है, या जो थोड़ा ऑफिशियल लोग हैं जो कहीं अच्छे पद पे काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग सैलरी वर्ड यूज करते हैं। तो वही लिख रहा है यहां पे कि वेजेज और सैलरी जो कि कैश में मिला है। अगर कैश में मिला तो आपका इनकम है। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का सब कंपोनेंट, तो कंपनसेशन पहले कैश के रूप में मिल सकता है। दूसरा कंपनसेशन जो है हो सकता है कि आपको काइंड के रूप में मिल जाए। काइंड इन द फॉर्म का मतलब आपको कैश तो मिला जो है, कैश के अलावा भी कभी कभी जब आप किसी के यहां काम कर रहे हैं तो उस काम करने के बदले में आपको जो है कोई सामान मिल गया, वहां से कोई सुविधा मिल गया। एम्प्लॉयर जो है आपको रहने के लिए घर दे दिया, एम्प्लॉयर जो है आपको आने जाने के लिए गाड़ी का व्यवस्था कर दिया, कार दे दिया, तो वो भी तो एक प्रकार से आपको फायदा हुआ ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि जो है आपको वहां से पैसा काइंड के रूप में मिल गया, इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं, इन द फॉर्म ऑफ काइंड, कि कोई सुविधा आपको दे दिया गया, आपको रहने के लिए घर मिल गया, आने जाने के लिए कार मिल गया, और कोई फैसिलिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। आपको पेमेंट कैश में नहीं करके काइंड में दे दिया गया। तीसरा कहता एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो है आप नाम सुने होंगे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है हम लोग उस स्कीम को बोलते हैं जिसमें जो है एम्प्लॉयर जो है आपका कमाया हुआ पैसा कुछ आपके हिस्से का जो है वो आपको नहीं देके आपके अकाउंट में जमा कर देता है। आपके उसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड अकाउंट, या उसको हम लोग कहते हैं प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बदला ग्रेजुटी अकाउंट। तो इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कि प्राइवेट कंपनी में भी या पब्लिक कंपनी में भी ये स्कीम के तहत एम्प्लॉय को जो है एम्प्लॉयर के द्वारा पेमेंट किया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। उसको कैश में नहीं देके, काइंड में नहीं देके तीसरा फॉर्म क्या हो गया कि एम्प्लॉयर जो है उसको प्रोविडेंट फंड में
या उसको ग्रेजुटी फंड में जो है उसका पेमेंट दे दिया उसको, तो ये भी तो एक प्रकार से उसके खाते में अभी तो नहीं मिलेगा उसको, हो सकता है वो बाद में पैसा मिले, तो ये भी तो एक प्रकार का इनकम हुआ उसका। तो ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, ये जो है होता तो एक और है पेंशन, लेकिन उसका जिक्र कहीं आपके क्वेश्चन में नहीं किया जाता है। इसमें अगर आपका मन होगा तो इसमें आप एक्स्ट्रा पेंशन भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जनरली जो है आपके क्वेश्चन में यही तीनों का यूज किया जाता है कि अगर कंपनसेशन उसको मिल रहा है तो वो कंपनसेशन वेजेबल सैलरी इन कैश के रूप में हो सकता है मिले। दूसरा हो सकता है कि वो काइंड के रूप में, मतलब कोई सामान दे दिया जाए, कोई सुविधा दे दिया जाए उसको। तीसरा उसको बोला जाता है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया है एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी फंड में या सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, प्रोविडेंट फंड में, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रेजुटी फंड में, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये तो पहला हो गया कि हम लोग एम्प्लॉय जो है काम करता है तो उसको कंपनसेशन किस किस प्रकार से मिलता है। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, ये काम करने के अलावा, तो यहां तो हम लोग जो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं पूरे देश का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो अगर कोई हमारे यहाँ हमारे इकोनॉमी में अगर किसी के पास बिल्डिंग है वो किसी को रेंट पे देता है, या किसी के पास पूंजी है, पैसा है, वो किसी को देता है तो फ्री में तो नहीं देगा, उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा उसको। या आप पढ़े होंगे कि जो एम्प्लॉयर है या जो जिसको हम लोग कहते हैं कि जो मालिक है, जो इंटरप्रेन्योर है, वो जो है जब वो काम करता है तो उसके एवज में उसको प्रॉफिट भी चाहिए, उसका हक प्रॉफिट पे है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। ये तीनों को जब मिक्स कर देते हैं, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस का 3 सब कंपोनेंट है। कह रहा है कि रेंट या रॉयल्टी, पहला रेंट या रॉयल्टी। दूसरा, आप अगर किसी को अपना पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, वो भी एक प्रकार का बिजनेस है। आप किसी को बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हैं तो वो आपको रेंट उसके एवज में मिलता है। तीसरा कहता है कि इंटरप्रेन्योर जो है उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी क्या होता है कि आप जैसे आप सुने होंगे कि कोई बुक ऑथर है, अगर वो अगर बुक लिखता है तो उसके वो क्या करता है कि जो सेलर है बुक का, उसको वो अपना लाइसेंस दे देता है कि आप हमारे बुक को बेचो प्रिंट करके, जो हमारा जो हक है, जो हम तुमको दिए हैं कंटेंट लिख के, उसका कुछ कमीशन जो है, उसका कुछ उसके एवज में हमको सर्टेन परसेंटेज 5%, 10% तुम हमको दे देना। तो अपना जो उसका कंटेंट जो वो लिखता है, जैसे आप बीके ओरी और टीआर जैन का बुक पढ़ते हैं, तो वो जो बुक बीके ओरी और टीआर जैन का लिखा हुआ है, वो तो लिखा हुआ सारा कंटेंट उसका है, लेकिन उसको लिखने में जो उसको अपना दिमाग लगाना पड़ा, जो उसको मेहनत करना पड़ा, उसके एवज में कुछ चाहिए, तो उसी का जो है। और बुक बेचने वाला कोई और है जो मार्केट में बुक को बेचता है, तो बुक बेचने वाला से उसके बीच में ये कॉन्टेक्ट रहता है कि आप जो है हमारे जो हमारा जो पब्लिशर होता है, आप हमारे बुक को पब्लिश कीजिए, उसके एवज में जो ऑथर है उसको जो है उसके एवज में कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। ये एक प्रकार से वो अपना लाइसेंस बेच दे रहा है कि हमारे लाइसेंस को जो हम आप बुक प्रिंट किए हैं उसके एवज में हमको कुछ ना कुछ जो है आप देते रहिए, उसी को हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। तो ये 3 प्रकार का ऑपरेटिंग सरप्लस जो है, इसका 3 सब कंपोनेंट, पहला रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा प्रॉफिट, ठीक है। और लास्ट इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। ये मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो जो है जो सारा ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, वो क्या करता है कि कभी कभी अगर उसका 10 बिजनेस है तो 10 बिजनेस में अगर कहीं उसका रेंट का भी बिजनेस है, वो बिल्डिंग रेंट पे देता है, वो अगर किसी को पैसा देता है पूंजी, उस पर इंटरेस्ट जो है उसको मिल रहा है, प्लस में वो खुद के कहीं कहीं जरूरत पड़ता है जब उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो उस काम करने के वजह में वो वहां पे लेबर नहीं रख के, कोई स्टाफ नहीं रख के, वो खुद ही काम कर लेता है, तो अपने से तो अपने को सैलरी वो पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे मिक्स्ड इनकम का मतलब है जब वो मल्टीपर्पज के रूप में काम कर रहा है वहां पे, तो वहां पे अपने को अपने इनकम पे कर रहा है, वो रेंट भी पे कर रहा है, सैलरी भी पे कर रहा है, इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, उसका प्रॉफिट भी खुद का अपना है, तो सारा तो मिक्स हो गया ना यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम है मिक्स्ड इनकम, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो यहां पे इस तीनों को, जो आपका 3 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम, इस तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे इकोनॉमी में जितने लोग जिस जिस प्रकार से इनकम अर्न कर रहे होंगे, सारा इनकम हमारे देश का आ जाता है। तो उस सारे इनकम को हम जब जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं ये डोमेस्टिक इनकम, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और
मतलब हमारे डोमेस्टिक इनकम का मतलब हमारे इकोनॉमी, मतलब हमारे डोमेस्टिक एरिया में, हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अंदर जो इनकम जनरेट हुआ उसी को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो जब हम लोग इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, जिसका नाम, जिसके एग्रीगेट का नाम है NDP@FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। किसको किसको इसमें जोड़े हम लोग? पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम। ठीक है, हम ये बच्चे आगे आपको स्लाइड बढ़ा के एक चीज बताएंगे, प्रॉफिट को जो फर्दर 3 भाग में बांटा गया है। प्रॉफिट जो है कभी कोई डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, वो आगे हम बताते हैं। फिलहाल आपको ये याद करवाने के लिए कि ये याद कैसे रहेगा, क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये जो है भारी लगता है, हार्ड है, कैसे निकालें, क्वेश्चन में सर कुछ दे देता है। आपको नहीं लगेगा भारी, हम आपको आसान बनाने के लिए हैं, उसका टेंशन मेरा है, आपका नहीं। देखिए पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, आप कौन सा सब्जेक्ट, कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना? देखिए इनकम मेथड से जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो आप 3 चीज याद रखिएगा। पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम देखिए यहां लिखे हुए सी लिखे हुए ना, यहां सी। ऑपरेटिंग सरप्लस को लिखे हुए हैं O, और मिक्स इनकम को लिखे है M, लिखे है ना? तो COM का मतलब, आप कॉमर्स पढ़ते हैं ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में COMM कभी कभी लिखते हैं, तो उसका COM जो है वर्ड आप याद कर लीजिए कि COM हम याद रख लेंगे तो हमको याद हो जाएगा कि हम लोग नेशनल इनकम से, नेशनल इनकम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से, वो हमको याद हो जाए। सी का मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस जो है उसको O से, और M का मतलब मिक्स इनकम। तीनों को हम जब जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा क्या? इनकम मेथड से नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, और फिर नेशनल इनकम में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से, तो फर्स्ट में हमको डोमेस्टिक इनकम ही कैलकुलेट करना होता है, उसी से NDPFC आता है। तो उससे हम लोग फर्स्ट में, आप याद रखिए COM, सी का मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, O का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, और M का मतलब मिक्स्ड इनकम। COM कॉमर्स का 3 वर्ड आगे का COM याद रख लीजिए, जो है ये क्लियर है, इसी मेन यही है। और इसके अलावा अब कहिएगा सर इसका तो कंपोनेंटो याद रखना है, कंपोनेंट भी याद करने का तरीका है। ठीक है, हम आपको बताते हैं अभी इसको कैसे याद रखेंगे। पहले में दिखाओ, देखिए तो आपको लिखा है वेजेज एंड सैलरी इन कैश, यही ना? तो इसका आप कैश में से C उठा लीजिए, C, पहला C। दूसरा है पेमेंट इन काइंड, यहां से आप K ले लीजिए, K, काइंड का K ले लीजिए, कैश का यहां C ले लिया हम, काइंड का K, और यहां से इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तीनों S से हम S उठा लिए। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को याद रखने के लिए 3 आपको हम बताए, कौन कौन सा? पहला वेजेज एंड सैलरी इन कैश, उसमें से कैश में से C उठा लिए, पेमेंट इन काइंड उसमें से K उठा लिए, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी फंड में से S उठा लिए। अच्छा, इसको हम CSK लिख दें तो कोई दिक्कत है? यहां पे CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, CSK अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। C का मतलब पहला कैश, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, मतलब कैश से मिला होगा उसको वेजेज एंड सैलरी। दूसरा पेमेंट इन काइंड से हम K उठा लिए, K का मतलब कि उसको कैश में नहीं मिलकर काइंड पेमेंट मिला होगा। तीसरा इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी फंड से, सोशल सिक्योरिटी फंड से हम S उठा लिए, तो CSK आप याद रख लीजिए, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको याद हो गया CSK। ये देखिए आइए ऑपरेटिंग सरप्लस पे, ऑपरेटिंग सरप्लस से हम देखिए रेंट एंड रॉयल्टी का R उठा रहे हैं, R, ठीक है। I का, इंटरेस्ट का I उठा रहे हैं हम, I, और प्रॉफिट का हम P उठा रहे हैं, P। ये तो आप रेस्ट इन पीस पढ़े हैं ना, RIP, इसको शॉर्ट में हम RIP लिख दें यहां पे, तो RI और P। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों को, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि रेंट एंड रॉयल्टी इतना दिया हुआ है, इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, प्रॉफिट इतना है, ठीक है। अब मिक्स्ड इनकम को, ये तो मिक्स हमेशा क्वेश्चन में, मिक्स का मतलब आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मिक्स्ड इनकम इतना है। आज तक के इतिहास में कभी क्वेश्चन में जो है मिक्स्ड इनकम हमेशा दिया हुआ ही रहता है, तो मिक्स्ड इनकम का कोई टेंशन ही नहीं है, आपको इस दोनों का टेंशन है, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में CSK, C का मतलब वेजेज एंड सैलरी इन कैश, कैश से C। दूसरा पेमेंट इन काइंड, काइंड का मतलब K उठा लिया मुझसे, और इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी फंड का मतलब यहां से S उठा लिए, तो CSK हो गया। और रेस्ट इन पीस
ऑपरेटिंग सरप्लस का रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, आरआईपी उठा लिए तो ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। अब मिक्स इनकम को आप यहां मुंबई इंडियंस कर याद रखें, एमआई, ये सीएसके हो गया, ये एमआई हो गया, अब बीच में हो गया आपका रेस्ट इन पीस, मतलब सीएसके और एमआई रेस्ट इन पीस। इससे आप इसको याद रख सकते हैं, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, आपको सब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, आपको इस प्रकार से बनाना है। अच्छा, ये कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट को जो है, ये जो आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को, अब साइड को हम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट जो है इसको कभी कभी नोट करके लिख लीजिएगा, प्रॉफिट जो है कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो प्रॉफिट को जो है फर्दर बांटा गया है, प्रॉफिट को 3 भाग में। पहला कहता है कि प्रॉफिट जो है ना उसका सब कंपोनेंट है, पहला डिविडेंड, डिविडेंड। दूसरा कहता है कि जिसको हम लोग कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इस तीनों का ये प्रॉफिट का सब कंपोनेंट है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, और एक है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, देखिए डिविडेंड का मतलब शेयर होल्डर को जो दिया जाता है, शेयर होल्डर को जो शेयर पे लोग पैसा लगाते हैं उसके बदले कंपनी जो है उसको डिविडेंड भी देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, मतलब लाभ का कुछ हिस्सा जो कि कंपनी जो है शेयर होल्डर को बांटती है उसको कहते हैं डिविडेंड। दूसरा कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब कि वो प्रॉफिट जो है उसका कुछ हिस्सा कंपनी में रिटेन किया जाता है, उसको रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी ऐसा कोई होनी अनहोनी हो जाए उसके लिए उसके तौर पे रिजर्व के रूप में उसको रखा जाता है, जिसको रिटेन अर्निंग, इसका एक और नाम रिजर्व भी है। और तीसरा जो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का हम लोग बोलते हैं कंपनी जो है टैक्स जो है वो पे करती है सरकार को, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। इसका शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं डॉक्टर सी, DRC, डॉक्टर सी, ठीक है। तो अभी तक हम आपको बताए थे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो इस तीनों को जोड़ दीजिए, अब हमको उस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे अभी हम आपको। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में 3, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी फंड जिसको शॉर्ट में CSK बोलते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जिसको RIP बोलते हैं, और MI का मतलब मिक्स इनकम। प्रॉफिट को सब कंपोनेंट अलग से प्रॉफिट को बांटा गया है 3 में, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ये तीनों को, इसको शॉर्ट में D, ये डिविडेंड को D बोलते हैं, ये रिटेन अर्निंग को जो है, रिटेन अर्निंग को हम लोग इसको बोल दिए R, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, RDR, और इसको बोल दिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को C। तो ये हो गया डॉक्टर C, DRC, तो डॉक्टर C हो गया। इसको शॉर्ट में रखने के लिए प्रॉफिट को जब नहीं दिया रहा डायरेक्टली तो उसको बोलते हैं डॉक्टर C। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है इसमें, आप सब देखिए। पहला कहता है कि अगर आपको डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये हो गया, मान लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 200 है, और आपको ऑपरेटिंग सरप्लस है, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस ये अगर 100 है, और आपके पास मिक्स इनकम भी है, मिक्स इनकम भी है, मिक्स इनकम जो है मान लेते हैं ये भी 200 रुपये का है। तो यहाँ से आप अगर हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोले तो यहाँ से हम नेशनल इनकम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, हम इसमें आपको एक्स्ट्रा अगर NFIA दे दें, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये अगर हम आपको दे दें 100 रुपये का, तो यहाँ से आपको हम पूछें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम।
तो आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे पहला हम अभी क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एनडीपीएफसी इक्वल टू, एनडीपीएफसी का मतलब डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो फर्स्ट में आपको पूछ रहा है कि डोमेस्टिक इनकम बताइए, तो डोमेस्टिक इनकम जो है इसको शॉर्ट में एनडीपीएफसी बोलते हैं। तो इस डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू क्या होता है, हम आपको पता है अभी कि पहला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यही ना, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, यही ना, मिक्स इनकम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीओई, यही ना, इसको सीओई भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस को बोलते हैं ओएस और मिक्स इनकम को कहते हैं एमआई, ऐसे को कॉम भी बोलते हैं सीओ। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 200। ये कट रहा है, एक सेकंड, हम ऊपर ऊपर की, यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे बताते हैं आपको हम। आगे स्लाइड में फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, आगे उधर बोर्ड से कट रहा है। हाँ, ये आपको डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू, फॉर्मूला यही होता है कि डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू सीओई का मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई का मतलब मिक्स्ड इनकम। इसी को ना, इसको सीओएम का मतलब कॉमर्स, सीओ का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओ का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, एम का मतलब मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो सी आपको वैल्यू दिया है ना यहाँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 200, तो 200 यहाँ पे रख दीजिए, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना ऑपरेटिंग सरप्लस 100, तो 100 यहाँ पे रख दीजिए, प्लस मिक्स इनकम भी दिया हुआ है आपको, कितना मिक्स इनकम 200, तो 200 आप यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ से आपको एनडीपीएफसी निकल के आ जाएगा, एनडीपीएफसी इक्वल टू 2 2 4 1 500, ये आ गया। आप ये क्या आया आपका डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, दोनों पूछ रहा है ना, कि डोमेस्टिक और नेशनल दोनों बताइए। तो डोमेस्टिक इनकम आप कैलकुलेट कर लिए, ये आ गया आपका डोमेस्टिक इनकम आ गया 500 रुपये का। ठीक है, अब आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम आपको पता है ना नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, तो डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई जोड़ दीजिए, नेशनल इनकम, ये हो गया एंड नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी, यही ना, एनएनपीएफसी। तो एन देखिए एन सेम है दोनों, एन तो इसमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। ये डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए एनएफआई, इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, ये डोमेस्टिक इनकम है आपके पास, प्लस एनएफआई। तो एनएफआई कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, देखिए तो एनएफआई 100 है, तो 100 जो है इसमें ऐड कर दीजिए, और प्लस आपको अब क्या कन्वर्ट, फैक्टर कॉस्ट यहाँ है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कुछ करेंगे नहीं है। 500 प्लस 100 मतलब 600 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 600 हो गया आंसर। अच्छा, आपको कभी कभी क्वेश्चन में, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में जो है आपको डायरेक्टली जो है नहीं दिया रहा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, आपको बोल देगा कि वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, इन कैश। ठीक है, वेजेज एंड सैलरी इन कैश मान लेते हैं, ये हो गया आपका 10,000 रुपये का। ठीक है, अब बोल दिया आपको पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड, काइंड ये मान लेते हैं आपको 200 रुपये का है। ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया कि तीसरा नंबर, क्वेश्चन में तीसरा नंबर ये आपको दे दिया कि जो है वेजेज जो है, सॉरी वेजेज तो आप लिख दिए ऊपर में, इंटरेस्ट दे दिया, ये इंटरेस्ट दे दिया, वो अगर 100 रुपये का है। प्रॉफिट आपको दे दिया, प्रॉफिट अगर दे दिया, ये अगर प्रॉफिट जो है आपको हम मान लेते हैं कि ये 120 रुपये का है। ठीक है, और रेंट है,
रेंट जो है ये अगर 200 रुपये का है, ठीक है, आपको मिक्स इनकम दिया हुआ है, मिक्स इनकम दिया हुआ है, ये अगर 500 रुपये का है, तो आपको बोलेगा कि आप फाइंड कीजिए वैल्यू किसका किसका, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का, कि इससे डोमेस्टिक इनकम निकालिए और नेशनल इनकम निकालिए, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। तो बताइए आप क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू, जिसको हम लोग एनडीपीएफसी बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, इसको हम लोग एनडीपीएफसी। अभी हमको कॉम बताए ना, कॉम, सी का मतलब कॉम किससे, सी का मतलब पहला COE, जिसको हम लोग शॉर्ट में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओ का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको OS हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपको बताया है मिक्स्ड इनकम, MI, मिक्स्ड इनकम, मुंबई इंडियंस, ठीक है, मिक्स्ड इनकम। तो आपको क्वेश्चन में देखिए तो डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ क्या आपको नहीं दिया हुआ है कि सी कम मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देवे नहीं किया है, आपको तोड़ तोड़ के दिया है वैल्यू कि वजह एंड सैलरी इन कैश में उसको इतना मिला था कंपनसेशन, काइंड में इतना मिला, सोशल सिक्योरिटी फंड का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही दोनों को ले लेंगे। हम आपको अभी फॉर्मूले में बताए थे, अभी यहाँ फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं इससे पहले, कि फॉर्मूला क्या क्या इसका 3 सब कंपोनेंट है, वेज एंड सैलरी इन कैश, CS के जो आपको बताए थे हम, कैश में, काइंड में और सोशल सिक्योरिटी फंड, 3 में। तो इस तीनों में से हमको 2 इंफॉर्मेशन है हमारे पास। पहला इंफॉर्मेशन ये जो है 10,000 रुपए का हमारे पास वेज एंड सैलरी इन कैश है, पेमेंट इन काइंड 200 रुपए का है, तो 10,000 COE की जगह पे हम कह देंगे हमारा, नहीं तो आप ऐसे वर्किंग इधर कर सकते हैं, इस प्रकार से वर्किंग कर लीजिएगा, इधर वर्किंग नोट करके आप निकाल लीजिएगा कि हमारे पास COE इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी इन कैश प्लस पेमेंट इन काइंड, है ना, पेमेंट इन काइंड। कितना कितना दिया है, एक दिया है यहाँ पे आपको 10,000 और एक दिया है यहाँ पे आपको 200, तो 10,000 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 10,200, यही ना हो जाएगा, 10,200। तो इसके जगह पे यहाँ पे COE के जगह पे 10,200 रख दीजिए यहाँ पे, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको हम बताए थे रेस्ट इन पीस, RIP का मतलब रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो है अब वर्किंग में फिर से कर लीजिएगा कि RIP हमारा जो है, ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो कितना आ गया, हमारे पास जगह नहीं है, आप कर लीजिएगा वर्किंग में कि RIP जो है, हम यहाँ पे शॉर्ट में इसको RIP लिखते हैं, RIP। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 120 प्रॉफिट, रेंट 200 और इंटरेस्ट जो है वो 100, तो 200, 100, 300 और 120, 420, कैसे कैसे, 200 प्लस 100 प्लस 120, ये ना, तो तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये 420, यहाँ पे हम जोड़े 10,000 प्लस 200, ठीक है, और प्लस मिक्स इनकम आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में है, कितना दिया हुआ मिक्स इनकम 500, तो 500 को आप मिक्स इनकम 500 यहाँ रख दीजिए, तो 10,200 प्लस 420, 10,200 प्लस 500 10,700 और 420, 10,700 प्लस 400 11,100, 11,120, ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर, ये निकला क्या आपका डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, क्वेश्चन में और एक चीज आपको कुछ दिया हुआ है क्या, तो नेशनल इनकम आपको अगर NFI क्वेश्चन में नहीं है, तो NFI क्वेश्चन में नहीं अगर रहता, अगर हमको इससे नेशनल इनकम निकालना रहता, नेशनल इनकम इक्वल टू कि नेशनल इनकम इक्वल टू, सॉरी, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, इसमें NFI जोड़ देते
और बाकी तो सारा कुछ सेम ही है। एन सेम, इसको कहते हैं एनएनपीएफसी, यही ना। तो एनएनपीएफसी, एन सेम डोमेस्टिक और नेशनल में सिर्फ डिफरेंस है, तो एनएफआई जोड़ देंगे, फैक्टर कॉस्ट सेम, फैक्टर कॉस्ट सेम। तो 11,120 और प्लस जो भी वैल्यू दिया रहेगा, अभी कुछ नहीं तो हम जीरो ले लेते हैं, तो 11,120 रुपये ही हो जाएगा नेशनल इनकम। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ठीक है। आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन भी करा देंगे जब हम तीनों मेथड पढ़ लेंगे। अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब इसके बाद सबका मिला जुला क्वेश्चन आपको एडवांस क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। आइए इतना रहने दीजिए, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।